ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सर्वोदय की विधियां। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सर्वोदय की विधियां। समाज कार्य के मेरे प्रिय छात्रों, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले 40-45 वर्षों से समाज कार्य के अध्यापन का अवसर मिलता आ रहा है। इसकी तो मुझे प्रसन्नता है ही, लेकिन आप लोगों से चर्चा करने का विशेष आनंद इसलिए भी है कि मेरा अध्यापन केवल एक छोटी कक्षा तक सीमित न रह करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे विशाल भूभागों के अलग अलग स्थानों में निवास करने वाले छात्रों तक मेरी बात पहुंचती है। आइए आज पिछली वार्ता के अगले कदम की ओर बढ़ें। आपको स्मरण होगा, अपनी पिछली वार्ता में महात्मा गांधी के सामाजिक दर्शन की चर्चा की थी और ये बताया था कि अनेक विचारकों की तरह महात्मा गांधी ने भी एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। सुकरात से लेकर के जॉन स्टुअर्ट मिल और मार्क्स तक ने, और अपने आप पर महर्षि वाल्मीकि तथा गोस्वामी तुलसीदास तक ने आदर्श मानव समाज की कल्पना पेश की है। लेकिन एक फ़र्क आपको नज़र आएगा, जहां ज़्यादातर विचारकों ने केवल नक्शा पेश भर किया और उसके बारीकियों तक नहीं जा पाए, वहाँ महात्मा गांधी ने उस नक्शे को साकार करने के लिए बहुत बारीकी से विचार किया और काम किया। अपनी पिछली वार्ता में हमने न केवल गांधी जी के आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, लेकिन उसके साथ ही ये भी हमने देखा कि महात्मा गांधी के सामाजिक विकास के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं और मूल्य क्या हैं, सत्य, अहिंसा इत्यादि। इस समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने एक ठोस कार्यक्रम भी पेश किया। इसका नाम था 19 सूत्री कार्यक्रम, और इसको गांधी जी ने भारत के सामाजिक आज़ादी और सामाजिक विकास का एक घोषणा पत्र बताया था। तो दो बातें तो बहुत स्पष्ट है, एक आदर्श समाज की कल्पना और दूसरा उस कल्पना को साकार करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम जिसमें खादी, ग्रामोद्योग, गौसेवा, छात्रों के विकास इत्यादि बातें सम्मिलित थी। लेकिन आज हम उन विधियों की चर्चा करेंगे जिनका इस्तेमाल न केवल गांधी ने बल्कि सुप्रसिद्ध अमेरिकी नीग्रो नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग तथा अफ्रीकी नेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों ने भी सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उनका उपयोग किया। महात्मा गांधी की विधियां संख्या में 8 हैं और इनका समग्र समेकित नाम है सत्याग्रह। जैसा कि स्पष्ट है, सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का आग्रह। आपके लिए जानना रुचिकर होगा कि हमारे प्राचीन साहित्य में इस शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये गांधी जी का अपना आविष्कार कहा जा सकता है और उनकी देन डिक्शनरी को और सामाजिक विज्ञान को भी कही जा सकती है। गांधी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल
सबसे पहले सन 1908 में किया था, जब वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। सत्याग्रह शब्द के अंतर्गत आने वाली सारी विधियां, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि मूल्यों पर आधारित हैं, और गांधी जी का यह आग्रह था कि जब भी हम अपनी विधियों का उपयोग करें तो इन मूल्यों को हमेशा ध्यान में रखना आवश्यक है। इनकी परिधि से हमको आगे नहीं जाना है, इनकी परिधि से हमको बाहर नहीं जाना है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, हमारे सोशल वर्क में जैसे समाज कार्य की विधियां होती हैं, सोशल केस वर्क या वैयक्तिक समाज कार्य, सोशल ग्रुप वर्क अर्थात समूह समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक शोध, सामाजिक संक्रिया, समाज कल्याण प्रशासन, ऐसी विधियां गांधी के समाज कार्य में भी हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बिल्कुल अनोखी हैं, ये बिल्कुल अनूठी हैं, क्योंकि इस रूप में कभी भी किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन में इनका प्रयोग नहीं किया गया। तो आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी गांधी की सामाजिक विधियां या सामाजिक पुनर्निर्माण की विधियां, या गांधीवादी समाज कार्य में जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा। एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गांधी ने समाज कार्य की अपनी इन विधियों के बारे में बार बार जोर देकर कहा है कि आपका उद्देश्य, लक्ष्य या साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को आप काम में लाएं या जिन विधियों का इस्तेमाल करें, उनका भी उतना ही शुद्ध होना परम आवश्यक है। दोनों ही पवित्र होने चाहिए, लक्ष्य भी और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन और इसकी विधियां। उनका यह मानना था कि गलत साधनों से या गलत तरीकों से आप सही लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए संयोगवश आपने उनको प्राप्त कर लिया तो आपकी उपलब्धि स्थायी नहीं होगी। तो इस बिंदु पर गांधी हमें उन अनेक राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं से अलग दिखाई देते हैं जिनके अंतर्गत साधन शुद्धि को जरूरी नहीं माना जाता। ऐसे हमारे यहाँ कई विचारधाराएं हैं जो मानती हैं कि अगर हमको सामाजिक समता या सामाजिक समरसता लानी है तो हमको किसी भी साधन का उपयोग करके उसको प्राप्त करना होगा, भले ही उसमें खून खराबा क्यों ना हो, भले ही उसमें हिंसा क्यों ना हो, लेकिन हमको अपना लक्ष्य किसी भी कीमत पर और कैसे भी तरीके से प्राप्त करना है। ये लोग मानते हैं कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन्हें अनैतिक साधन कहा जाता है उनका प्रयोग करना भी अनुचित नहीं है। हिंसा और झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो मंजूर है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन गांधी इससे सहमत नहीं है। उनके लिए लक्ष्य और साधन दोनों ही सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे बुनियादी मानवीय मूल्यों से जुड़े होने चाहिए। इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। भारत में 1920 के दशक में अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहा असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, पीक पर था। पूरे देश में उत्साह की नई लहर जागृत हो गई थी और कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया था कि 1 साल के अंदर अंदर हमको स्वराज्य प्राप्त हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़ करके चले जाना चाहिए। लेकिन फरवरी 1922 में एक घटना हुई जिसने पूरे आंदोलन को स्तब्ध कर दिया, रोक दिया। हुआ ये कि गोरखपुर ज़िले का एक छोटा सा कस्बा, उसका नाम था चौरी चौरा, उसमें सत्याग्रहियों की एक भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेर लिया, उसको आग लगा दी और कई पुलिस वाले उसके अंदर बंद जो थे वो जीवित जल गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन स्थगित कर दिया। पूरे देश में उनकी घोर आलोचना हुई, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी नेता जो थे उन तक ने कहा कि जब चरम उत्साह की स्थिति बन गई थी और साल भर के अंदर संभावना बन गई थी कि अंग्रेज़ इस देश को छोड़ करके चले जाते, ठीक उसी समय आपने उस तूफान पर पानी छिड़क दिया। बताइए, देश के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी हुई हिंसक घटना के कारण से पूरे देश में चलने वाला इतना विशाल आंदोलन स्थगित कैसे किया जाता है?
लेकिन गांधी जी अपनी इस मान्यता पर कायम रहे कि भारत की आज़ादी एक पवित्र लक्ष्य है और उस पवित्र लक्ष्य को हिंसा जैसे अनुचित साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसे ही अनुचित साधनों से हमने आज़ादी प्राप्त की तो हो सकता है वो स्थायी न हो। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि गांधी अपनी विधियों के अंतर्गत साध्य और साधन की शुद्धि पर समान रूप से जोर देते थे और ये मानते थे कि अगर आपका लक्ष्य सही है तो विधियां और साधन भी आपके उचित और सही होने चाहिए। तो ये उनका आग्रह ध्यान रखने लायक है और इस तरह का आग्रह हमको दुनिया के अनेक विचारधाराओं में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। अब आइए एक एक करके उन विधियों को जाने जिन्हें सत्याग्रह की उपविधियां भी कहा जा सकता है। पहली विधि है मनुहार, मनाना, अपील करना, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परसुएशन। इसमें गांधी जी की मान्यता थी कि अपील इस तरह की हो कि आपके दिल से उठे और सामने वाले के दिल और दिमाग तक पहुंचे। अगर आप में सच्चाई है, जैसा कि सत्याग्रह का आग्रह होता ही है, तो निश्चित रूप से आपकी वो जो अपील है, आपके जो मान्यताएं हैं, आपके जो विचार हैं, सामने वाले को निश्चित रूप से उसके दिल और दिमाग को स्पर्श करेंगे और वह अपनी स्थिति को आपकी स्थिति में लगा करके देखने का प्रयास कर सकता है और तभी आपको उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो परसुएशन या मनाना या मनुहार जो है, ये पहली विधि है, अत्यंत सौम्य, अत्यंत सॉफ्ट, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। दूसरी विधि है जिसका सत्याग्रह के अंतर्गत उल्लेख करना आवश्यक है और वो है आत्मपीड़न। गांधी जी का ये मानना था कि जो लोग गलत कामों में लगे हुए हैं, अवांछनीय या दोषपूर्ण कामों में लगे हैं, उनको पीड़ित करना या उनको दंडित करना समस्या का समाधान नहीं है। उनको कष्ट देना, इससे समस्या दूर नहीं होगी। इसके बजाय अगर उनकी उपस्थिति में, उनकी जानकारी में सच्चे हृदय से खुद कष्ट उठाया जाए तो उन लोगों का हृदय परिवर्तन भी अवश्य होगा। और इसके लिए परिवार का उदाहरण अक्सर वो देते थे कि मान लीजिए परिवार के बच्चे कोई अनुचित काम करते हैं, गलत रास्ता पकड़ते हैं, तो कई बार माँ कुछ ऐसे कदम उठाती है जिसमें पीड़ा तो माँ को होती है, लेकिन बालक उसको समझ करके अपना गलत तरीका या गलत रास्ता छोड़ देते हैं। उनका मानना था कि अगर परिवार में इस तरह के साधनों का उपयोग करके वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं तो समाज भी एक प्रकार का परिवार ही है और उसमें भी इस विधि का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो विरोधी को दंडित न करते हुए स्वयं पीड़ा भोगना, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसी स्थिति बनेगी कि उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो दूसरी विधि है सेल्फ टॉर्चर या आत्मपीड़न। पहली विधि मैंने आपको बताया था परसुएशन और दूसरी है सेल्फ टॉर्चर। तीसरी विधि के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, वो है फास्टिंग या उपवास। और गांधी जी के अनुसार उनके जो शस्त्रागार है उससे उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है, महत्वपूर्ण शस्त्र है। उनका ये मानना था कि उपवास के लिए केवल शारीरिक बल आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता और हृदय की शुद्धि भी उतनी ही ज़रूरी है। धैर्य भी उतना ही ज़रूरी है। और जिसके कारण से आप उपवास कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के कारण से, उसके प्रति आपके मन में दुर्भावना लेश मात्र भी न हो। और इतिहास इसका साक्षी है कि गांधी जी ने इस उपवास नाम के शस्त्र का कई बार उपयोग किया। लगभग 17 बार उपवास पर बैठे वो, और इसके उद्देश्य अलग अलग थे हर बार। कभी अंग्रेजी राज के खिलाफ उपवास पर बैठे, कई बार तो जेल में रहकर के उपवास किया उन्होंने, कभी हरिजन कल्याण के लिए उपवास किया, कभी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उपवास किया, और कई बार तो उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी शारीरिक कि अधिक जीवन उनका चल पाता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरे बल के साथ में अपने इस कार्य को अंजाम दिया और लोगों के विरोध के बाद भी उपवास पर वो बैठ गए। उनका यह मानना था कि उपवास न केवल आत्मशुद्धि का एक तरीका है, बल्कि सामने वाले के हृदय की शुद्धि भी इससे संभव है, बशर्ते कि आप अपनी मान्यता और अपने इस विचारों के प्रति दृढ़ हों।
चौथा उनका जो विधि है गांधीवादी समाज कार्य की, वो थोड़ी तीव्र है, थोड़ा उसमें तीखापन है, और वो है आमरण अनशन। ये आत्मपीड़न का या उपवास का सबसे तीव्र रूप है, तीव्रतम। और इसमें जो व्यक्ति अनशन पर बैठता है वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। इतनी उसकी तैयारी होनी चाहिए कि अगर मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने जीवन का भी बलिदान कर सकता हूँ। और ये आमतौर पर देखा गया कि गांधी के इस शस्त्र का प्रयोग ब्रह्मास्त्र की तरह हुआ, और ज़्यादातर मामलों में सामने वाले व्यक्ति को उनके विचारों से सहमत होना पड़ा, उनके विचार उसको समझ में आए, और उस तरह से उसने कार्य करने की अपनी तैयारी व्यक्त की। लेकिन गांधी जी ने इसमें एक सावधानी भी बताई है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, जिस प्रकार से कि पुराने ज़माने में युद्धों में ब्रह्मास्त्र का उपयोग अंतिम शस्त्र के रूप में ही किया जाता था और उसको वापस लेने का कोई तरीका नहीं था, उसी प्रकार से आमरण अनशन नाम की विधि का उपयोग भी अत्यंत आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए। अगला उनका जो कार्यविधि है गांधीवादी समाज कार्य की, वो है नॉन कोऑपरेशन या असहयोग। गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कोई व्यक्ति हमारा या हमारे समाज का शोषण तब तक करेगा जब तक कि हमारा सहयोग उसको मिलता रहेगा। तो शोषक और शोषित, उन दोनों में एक प्रकार का सहयोग होता है, तभी शोषक शोषण करता शोषित का शोषण कर पाता है। अगर हम अपने आप को इस प्रक्रिया से अलग कर लें, अर्थात शोषक के साथ में सहयोग न करें, तो कोई कारण नहीं है कि वह व्यक्ति हमारा शोषण करता ही चला जाए। तो उनका ये कहना था, जो तत्व समाज के हित के विरोध में काम करते हैं, जो समाज को किसी प्रकार का दुष्परिणाम के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए एक विधि है असहयोग की। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जब कुछ लोगों का उनसे मतभेद हुआ कि अंग्रेज़ों को हिंसा के माध्यम से ही भगाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ जो हम पर राज करते हैं उसके पीछे बल है पुलिस का, सेना का, नौकरशाही का। और पुलिस में, सेना में, नौकरशाही में कौन लोग हैं? हमारे अपने हिंदुस्तानी भाई। अगर हम इससे हट जाएं तो 1-1.5 लाख अंग्रेज़ कब तक भारत पर शासन कर सकेंगे? तो अगर उनको यहाँ से हटाना, इस शासन को दूर करना है भारत से, तो हम टैक्स भी नहीं देंगे उनको, और पुलिस, सेना और जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी हम लोग अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। तो अंग्रेज़ इस देश का कार्य चलाने में अक्षम हो जाएंगे और उनको यहाँ छोड़ करके जाना पड़ेगा हर हाल में। एक और महत्वपूर्ण शब्द है, शस्त्र है या विधि है, वो है बायकॉट, बहिष्कार। उनका मानना था कि अंग्रेज़ देश में आखिर क्यों हैं? इसलिए कि भारत उनके लिए एक विशाल बाज़ार, एक विशाल मंडी का काम कर रहा है। वो अपना माल, कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जाते हैं और विदेश में, इंग्लैंड में उसका प्रोसेसिंग करके उसी माल को हमारे यहाँ महंगे दामों पर बेच देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था कोयले का और कपास का। मैनचेस्टर में जो कपड़ा मिले हैं वो हमारी रुई से चलती हैं। तो क्यों न हमें ये करें कि जिस लालच से वो हमारे देश में टिके हुए हैं, हावी हैं, उस लालच की जड़ ही हम काट दें, अर्थात विदेशी माल का बहिष्कार कर दें। और उन्होंने 2 बड़े प्रत्यक्ष उदाहरण दिए। एक तो ये है कि सबसे बड़ा उनका आय का स्रोत है कपड़ा, विदेशी कपड़ा। विदेशी माल का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करो। तो उनके इस आह्वान पर देश में जगह जगह विदेशी कपड़े की होली जलाई जाती थी, विदेशी माल की होली जलाई जाती थी। और न केवल कपड़ा और इस तरह की चीज़ें, बल्कि उन्होंने तो विदेशी शिक्षा तक का भी बहिष्कार करने का आह्वान किया था। और उन्होंने आह्वान किया था भारत के युवाओं से कि आप जो अंग्रेज़ी पद्धति से जो शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं उनका बहिष्कार करके आ जाइए, और राष्ट्रीय शिक्षा की जो देने वाली जो संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाओं की उन्होंने स्थापना भी करवाई थी, जैसे काशी विद्यापीठ या अहमदाबाद के गांधी विद्यापीठ। इस तरह के स्थानों पर उन्होंने आह्वान किया था छात्रों से कि आप विदेशी शिक्षा पद्धति का त्याग करके इन संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करें। तो बहिष्कार,
विदेशी माल का, विदेशी कपड़े का, और इसके लिए उन्होंने खादी का नारा दिया था, चरखे का नारा दिया था कि हम खुद अपना वस्त्र उत्पादन करेंगे तो विदेशी कपड़े की हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका माल बिकना बंद होगा और वो यहाँ से जाने के लिए बाध्य होंगे। एक और बड़ा महत्वपूर्ण उनका एक विधि थी, वो थी सविनय अवज्ञा। देश में अगर ऐसा कोई कानून है जिससे आमतौर पर आम नागरिक का अहित होता है, समाज का हित होता है, समाज का शोषण में वो कानून सहायक है, तो उस कानून को विनयपूर्वक, किसी हिंसा के तरीके से नहीं बल्कि विनयपूर्वक उसका हम विरोध करेंगे। और किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति, समूह अथवा राज्य का कोई आदेश हमको अनैतिक लगे तो उसको हम नहीं मानेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रिय छात्रों, गांधी ने न केवल रूपरेखा प्रस्तुत की थी बल्कि उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने खुद ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए थे। ये जो सविनय अवज्ञा वाला जो शस्त्र है, जो विधि है, इसके उपयोग के दो बड़े अच्छे उदाहरण हमको इतिहास में मिलते हैं। बिहार में चंपारण नाम के जो भूभाग है, वहाँ पर गोरे शासक किसानों को इस बात के लिए बाध्य करते थे कि अपने खेतों में नील बोएं, नील उगाएं और उसका एक निश्चित हिस्सा वो अंग्रेज शासकों को, अंग्रेज व्यापारियों को दें। इसका दुष्परिणाम हुआ कि किसान दाने दाने को मोहताज हो गए। कई जगहों पर इतना अत्याचार उनका बढ़ गया था और ऐसे किसानों को कहा जाता था निलहे किसान और निलहे शासक। तो गांधी खुद गए चंपारण क्षेत्र में, उनकी आत्मकथा में भी इसका उल्लेख है, और उन्होंने आह्वान किया कि आप अपने खेतों में नील बोना बंद कर दीजिए, बहिष्कार कीजिए उसको, मत मानिए उनके कानून को, मत मानिए उनके आदेश को। उसी तरह गुजरात में बारडोली नाम की जो जगह है, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह हुआ और जो अनैतिक आदेश था, शोषणकर्ता का जो आदेश था, उसको उन्होंने अमान्य किया। और इसी तरह से गांधी का जो दांडी मार्च है वो भी इसीलिए प्रसिद्ध है कि सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था और ये आदेश दिया था कोई व्यक्ति बिना सरकारी आज्ञा के नमक नहीं बनाएगा, उसके लिए परमिट लगेगा। तो गांधी ने दांडी तक पदयात्रा करके घोषित किया कि मैं इस कानून को तोड़ रहा हूँ, अंग्रेज शासक चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। एक बहुत अच्छा उदाहरण है सविनय अवज्ञा का। एक और शस्त्र, एक और विधि जिसका नाम है पिकेटिंग। उनका कहना था कि अगर किसी जगह पर, किसी स्थान पर समाज विरोधी या अनैतिक गतिविधियों का संचालन अगर हो रहा है तो वहाँ पहुँच करके वहाँ के संचालकों से निवेदन किया जाए कि इस गतिविधि से उपभोक्ताओं को या सहभागियों को क्या नुकसान हो रहा है और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये ध्यान दें कि पिकेटिंग धरना नहीं है। धरने में बलपूर्वक उसकी गतिविधियों को बंद किया जाता है, रोक दिया जाता है, निवेदन नहीं होता। लेकिन पिकेटिंग में निवेदन के साथ में ये इस तरह की गतिविधियों का संचालन होता है। गांधी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि अगर मैं कभी भी ज़िंदगी में डिक्टेटर नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर मुझे संयोगवश सिर्फ 1 घंटे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो जो पहला काम है मैं करूँगा कि सारी शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए मैं बंद कर दूंगा। और इसके पिकेटिंग के लिए आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने महिलाओं का चयन किया। लोगों ने कहा कि शराब की दुकानों पर गुंडे, बदमाश, कई तरह के तत्व इकट्ठा होते हैं, वहाँ महिलाओं को भेजना उचित नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जहाँ पर घोर अंधकार हैं वहाँ पर प्रकाश के बड़े मजबूत स्रोत को ही भेजना आवश्यक रहता है। तो शराब की दुकानों जैसी अनुचित जगहों के लिए जो हमारी स्त्री शक्ति है उसको भेजना ही उपयोगी होगा और उसी से वो बुराई दूर होगी। एक और विधि है जो गांधीवादी समाज कार्य में जिसकी मान्यता है और जिसका सोशल वर्क में उल्लेख नहीं है, वो है हड़ताल, स्ट्राइक। उनका कहना था कि हड़ताल से, हालांकि होती है मालिकों के विरुद्ध हड़ताल मजदूरों की, लेकिन किसी न किसी रूप में नुकसान तो दोनों पक्षों को ही उठाना होता है और अंततः नुकसान होता है समाज का। तो मतभेद अगर हैं मालिक और मजदूर में
तो शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्षों को टेबल पर बैठना चाहिए और अहिंसा के जिस आधार पर, प्रेम के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर उन मतभेदों को दूर करना चाहिए जिनकी वजह से हड़ताल की स्थिति निर्मित हुई। और ये भी कहा उन्होंने कि हड़ताल का उपयोग भी अंतिम शस्त्र के रूप में ही किया जाना चाहिए। अपनी बात को, अपने सिद्धांतों को, अपने सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में मजदूर महाजन नाम के संस्था की स्थापना में प्रेरणा दी और आज भी ये संस्था मालिक और मजदूर के पारस्परिक सहयोग का एक अनुपम उदाहरण है, जैसा उदाहरण दुनिया के और किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। तो प्रिय छात्रों, ये था गांधीवादी समाज कार्य की कुछ विधियां, 8-9 विधियों का मैंने आपके सामने उल्लेख किया। लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था, गांधी ने अपनी परिकल्पना को ज़मीन तक उतारने के लिए बारीक से बारीक तथ्यों पर भी निगाह दौड़ाई और किसी रूप में अपने समाज रचना के चित्र को कहीं से अधूरा नहीं रहने दिया। हर कोने में रंग भरा उन्होंने, हर कोने का ध्यान रखा और कितनी पैनी दृष्टि थी उनकी, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि न केवल गांधी ने सत्याग्रह की विवेचना की, न केवल गांधी ने सत्याग्रह के आधारभूत सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम करुणा इत्यादि का उल्लेख किया, बल्कि सत्याग्रह की कुछ अन्य बातों पर भी उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सत्याग्रह की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई, इसका संक्षेप में अब मैं आपके सामने उल्लेख करने जा रहा हूँ। आप इसको समझ सकते हैं कि सत्याग्रह के नियम क्या होने चाहिए। ये नियम गांधी ने इस प्रकार से इनका उल्लेख किया है। सबसे पहले सत्याग्रही में सत्याग्रह के उद्देश्यों की स्पष्टता, उसका ज्ञान और उसकी निष्ठा होना आवश्यक है। दूसरा नियम सत्याग्रह का, ये देखिए जो 8-9 विधियां मैंने बताई, ये सब पर लागू होते हैं। दूसरा नियम, सत्याग्रही को प्रेम, सद्भावना और उत्साहवर्धक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, न कि भय और आतंक का। सत्याग्रही सामने वाले के हृदय और मस्तिष्क के परिवर्तन लाने में प्रयास करता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, सत्याग्रह के पीछे मनोभावना क्या होनी चाहिए। उनका कहना है, अगर दुर्भावना से सत्याग्रह किया जाएगा तो उसकी सफलता संदिग्ध होती है। वह जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो हमेशा असक्षम ही साबित होते हैं। अतः प्रत्येक सत्याग्रह के पहले हमको ये निर्णय करना होगा, निश्चय करना होगा कि हम ना तो किसी से डरेंगे और न किसी को डराएंगे। सत्याग्रही को निडर होना चाहिए और इतनी निडरता उसमें होनी चाहिए कि अपने सामने वाले व्यक्ति पर भी भरोसा कर सके। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर उनका प्रतिद्वंदी 20 बार भी धोखा दे तो 21वें बार भी उसको भरोसा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मानव स्वभाव में विश्वास ही उसका आधारभूत मान्यता होनी चाहिए। अगला, सत्याग्रही को अपना पक्ष या विचार बिल्कुल खुले तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसका मूल्यांकन हो सके, पुनर्मूल्यांकन हो सके और उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं उनका निराकरण भी हो सके। एक बड़ा अद्भुत उनका निर्देश है जो समाज कार्य के कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए। उनका ये कहना है कि कोई भी संघर्ष मानव तो अधूरा व्यक्ति है, पूरी तरह योजना बना करके नहीं किया जा सकता है। एक सीमा तक हम प्लानिंग कर सकते हैं और उसके बाद में पूरी भार जो है हमको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जैसा वो चाहे उस तरह से चलने देना चाहिए सत्याग्रह में। अगला, सत्याग्रही के संघर्ष की कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है और सत्याग्रही को कष्ट या पीड़ा उठाने के लिए अनंत काल तक अपने आप को समर्थ बनाना चाहिए। लेकिन सत्याग्रह में हार के लिए कोई स्थान नहीं है। एक और बात, एक और नियम कि एक बड़े उद्देश्य से किया गया सत्याग्रह इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि उसको करने वाले कितने लोग हैं। उसकी सफलता उसके क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर होती है। एक और नियम ध्यान दीजिए, सत्याग्रह की भी आचार संहिता है और उसमें कठोर ताकतों के सामने आत्मसमर्पण करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीड़ा या डर के कारण से न बंदूक के डर से समर्पण होना चाहिए। सत्याग्रह सॉफ्ट है, सौम्य है, शालीन है। यह कभी घाव नहीं देता, यह कभी क्रोध और द्वेष के साथ में नहीं किया जा सकता। और सत्याग्रही संघर्ष के लिए तो तैयार रहे ही, लेकिन शांति के लिए भी उसको उतना ही तैयार, उतनी उत्सुकता होनी चाहिए और शांति का जो भी अवसर मिले उसे उसको आगे बढ़ करके स्वीकार करना चाहिए। और एक बार अंतिम जो नियम उन्होंने दिया, जो बताया उन्होंने उसकी विशेषता, कि एक बार सत्याग्रह प्रारंभ हो तो उसके बाद में उसका विस्तार होता चला जाता है
और जो लोग उससे दूर हट करके भी विचार करते हैं उन तक वो पहुंच करके उनको वो स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से आज हमने गांधी के जो विचारधारा है उसका अनुरूप जो कार्य विधियाँ हैं उनकी चर्चा की। ये 8-9 विधियाँ हैं और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, सत्याग्रह शब्द हमारे प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं है। ये शब्द गांधी के देन है डिक्शनरी को, और जो उनकी विधियाँ हैं सत्याग्रह के नाम से 8 या 9 विधियाँ, वो भी सामाजिक विज्ञानों के लिए गांधी के अनुपम देन है। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सर्वोदय की विधियां। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी श्वेता सेंगर। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।